हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। सिट डाउन। तो बच्चों, ये है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का 4th लेक्चर। एक बार सिलेबस देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया है और आगे हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था, चार्जेस के बारे में पढ़ लिया था, मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस पढ़ लिया था, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस भी पढ़ लिया था, इलेक्ट्रोस्कोप, कूलॉम्स लॉ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम लॉ, इक्विलिब्रियम ऑफ टेस्ट चार्ज, यहां तक हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ पॉइंट एंड अ सिस्टम और टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ये जो टॉपिक है 11 टॉपिक टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ये बोर्ड का सिलेबस नहीं है तो इसे हम लास्ट में देखेंगे। फिर इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। एक बार मैं आपको प्रीवियस लेक्चर रिवाइज कर देता हूं कि हमने लास्ट में कौन सा टॉपिक पढ़ा था। हमने यहां पे ये इक्विलिब्रियम ऑफ टेस्ट चार्जेस पढ़ लिया था, जिसमें हमने कुछ फॉर्मूले डिराइव किए थे। ये हमने फॉर्मूले डिराइव किए थे कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं तो एक तीसरा चार्ज कहां पे रखा जाए ताकि वो स्टेबल स्टेट में रहे। तो ये पहला फॉर्मूला था। अगर Q1 और Q2 दोनों सेम चार्जेस हैं या लाइक चार्जेस हैं, कह सकते हैं कि Q1 मान लेते हैं प्लस चार्ज है और Q2 भी प्लस चार्ज है, तो जो तीसरा चार्ज है वो हमें कहां रखना पड़ेगा, R। अगर हम Q1 से डिस्टेंस देख रहे हैं तो वो डिस्टेंस क्या होगी, R√Q1 अपॉन √Q1 प्लस √Q2। लाइक चार्जेस के लिए हमें यहां पे क्या लगाना है, प्लस। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। और अगर हमें Q2 से डिस्टेंस देखनी है तो ये डिस्टेंस क्या होगी, R√Q2 अपॉन √Q1 प्लस √Q2 लाइक चार्जेस के केस में। और यहां पे माइनस आ जाएगा अनलाइक चार्जेस के केस में। मतलब अगर एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है तो यहां पे क्या होगा, माइनस इन दोनों जगहों पे। और अगर लाइक चार्जेस हैं तो यहां पे क्या होगा, प्लस होगा। Q1 से डिस्टेंस देखनी है तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, √Q1, और Q2 से डिस्टेंस देखनी है तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, √Q2। नीचे वही रहेगा लाइक चार्जेस के केस में, √Q1 प्लस √Q2, यहां पे √Q1 प्लस √Q2। और अनलाइक चार्जेस के केस में यहां पे √Q1 माइनस √Q2 और यहां पे भी √Q1 माइनस √Q2। अब शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो हम देख रहे हैं इक्विलिब्रियम ऑफ पॉइंट एंड अ सिस्टम। इक्विलिब्रियम ऑफ पॉइंट क्या होता है कि जब हम इक्विलिब्रियम ऑफ ए पॉइंट या पार्टिकुलर चार्ज की बात करते हैं तो हमें दूसरे सिस्टम से मतलब नहीं होता। जैसे यहां पे हम इक्विलिब्रियम ऑफ अगर चार्ज की बात करेंगे तो जैसे इस पॉइंट चार्ज की बात करेंगे Q0 की, तो ये सिर्फ हम Q0 की बात करेंगे, हमें Q1 और Q2 के स्टेबलाइजेशन से कोई मतलब नहीं होगा कि ये स्टेबल हैं या नहीं है। लेकिन हम सिस्टम की बात करेंगे तो हमें यह भी देखना पड़ेगा Q1 स्टेबल है, Q2 स्टेबल है, Q0 स्टेबल है। तो जितने भी चार्जेस हैं सिस्टम में सबकी स्टेबिलिटी हमें देखनी पड़ेगी, चेक करनी पड़ेगी वो स्टेबल होंगे या नहीं होंगे। लेकिन पॉइंट चार्ज के केस में हम केवल टेस्ट चार्ज की स्टेबिलिटी देखेंगे। जैसे आगे हम एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है, एज शोन इन फिगर फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज सो दैट थर्ड चार्ज रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। कह रहा है कि यहाँ पे हमें दिया गया है, हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक +16 कूलम का, एक -25 कूलम चार्ज का। -25 कूलम चार्ज और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो कह रहा है हम तीसरा चार्ज कहां पे रखें ताकि जो थर्ड चार्ज है, यहां पे देखिए केवल स्पेशली क्या दिया गया, थर्ड चार्ज, सो दैट थर्ड चार्ज रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। तो जो केवल तीसरा चार्ज है हमें उसकी स्टेबिलिटी देखनी है कि वो स्टेबल रहना चाहिए, वो इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। यहां पे हमें यहां पे हम +16 कूलम और -25 कूलम को स्टेबल मानकर ही चलेंगे। तो इसे हम कैसे करेंगे, हमारा जनरल मेथड जो था हमने पिछले लेक्चर में ही पढ़ा था। क्या करते थे हम, एक तीसरा चार्ज कहीं पर रख देते थे, मान लेते हैं। अब हमने आपको यह भी बताया था कि अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो जो तीसरा चार्ज हम रखते हैं वो इन दोनों चार्जेस के बीच में नहीं रखते, इसको मिलाने वाली लाइन पे कहीं दूसरी जगह रखते हैं। तो यहां पे हमने Q0 चार्ज यहां पे रख दिया है। यहां पे मान लेते हैं हमने Q0 चार्ज रख दिया, कहां से, -25 कूलम से x डिस्टेंस पर। तो जो 16 कूलम से डिस्टेंस हो जाएगी वो टोटल कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, 20 + x, क्योंकि ये डिस्टेंस x और ये 20 टोटल मिला के कितना हो गया, 20 + x। अब जो Q0 है इस पे अगर हम 16 कूलम की चार्ज की बात करें, ये प्लस चार्ज है, तो जो 16 कूलम चार्ज है उस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा F1, और इसी तरह ये जो -25 कूलम है ये माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है, तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इधर की चार्ज तरफ फोर्स लगाएगा F2।
तो जब हम F1 फोर्स की बात करें जो 16 कूलम चार्ज फोर्स लगा रहा है तो क्या होगा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो K Q1 मतलब Q0 और Q2 मतलब ये 16 कूलम अपॉन R, यानी इनके बीच की डिस्टेंस टोटल कितनी है 20 प्लस x का होल स्क्वायर। इसी तरह जो F2 फोर्स की अगर हम बात करें तो इस पे जो F2 फोर्स 25 कूलम जो फोर्स लगा रहा है तो क्या हो जाएगा K Q1 मतलब Q0 और Q2 मतलब 25 कूलम, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है x, तो x का स्क्वायर। अब अगर Q0 को इक्विलिब्रियम में रहना है तो ये दोनों फोर्सेस क्या होने चाहिए बराबर, F1 क्या होना चाहिए F2 के बराबर। तो हमने F1 को F2 के इक्वल रख दिया तो ये क्या हो गया K Q0 इंटू 16 अपॉन 20 प्लस x का होल स्क्वायर इक्वल टू K Q0 इंटू 25 अपॉन x का स्क्वायर। यहां से K Q0 और K Q0 दोनों तरफ है तो कैंसिल हो गया, तो यहां पे क्या बचा 16 अपॉन 20 प्लस x का स्क्वायर इक्वल टू 25 अपॉन x स्क्वायर। यहां पे क्या बचा क्यों 25 अपॉन x स्क्वायर। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये x स्क्वायर ऊपर जाएगा और ये 16 क्या होगा दूसरी तरफ नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 20 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 अपॉन ये 16 नीचे आ गया तो 16। अब ये दोनों ऊपर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में स्क्वायर है तो हम इसे टोटल का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया x अपॉन 20 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 अपॉन 16। यहां से स्क्वायर अगर हटेगा तो दूसरी तरफ क्या लगेगा रूट लग जाएगा, तो ये क्या हो गया रूट 25 अपॉन 16। रूट 25 का 5 बाहर आ गया, 16 का 4, तो ये हमें मिला x अपॉन 20 प्लस एक्स इक्वल x अपॉन 20 प्लस एक्स इक्वल टू 5 अपॉन 4। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4 का x में मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 4x, और 20 प्लस एक्स का 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 इंटू 20 100 और x इंटू 5 5x। यहां से 5x को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो क्या बनेगा 4x माइनस 5x इक्वल टू 100। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस एक्स इक्वल टू 100। यहां से हम दूसरी स्लाइड में मूव कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या हो जाएगा 4x माइनस 5x इक्वल टू 100, तो माइनस एक्स इक्वल टू 100 या कहें x इक्वल टू माइनस 100। यहां पे ये जो माइनस साइन है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, यहां पे हमने जो डिस्टेंस ली थी ये कहां से ली थी 25 कूलम से x डिस्टेंस हमने एज्यूम कर थी, यहां से ये डिस्टेंस हमने कितनी ली थी 100। अब जो इसका आंसर आया है वो क्या आया है माइनस का 100, जो x की वैल्यू है माइनस 100 है। तो यहां पे जो माइनस है ये इंडिकेट कर रहा है कि हमने जो डायरेक्शन ली थी वो गलत ली थी, या कह सकते हैं कि जिधर हमने चार्ज एज्यूम किया था उसके अपोजिट चार्ज को हमें रखना पड़ेगा। मतलब कि हमने 25 कूलम से इधर की तरफ चार्ज को यहां पे कहीं पे रखा हुआ था, तो अब हमें इसके दूसरी साइड यहां पे 100 डिस्टेंस पे रखनी पड़ेगी 100 सेंटीमीटर की, मतलब कि 16 कूलम वाले चार्ज की तरफ। हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि हम चार्ज को उस तरफ रखते हैं जो चार्ज छोटा होता है, यहां पे जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होता है। यहां पे 16 कूलम चार्ज छोटा है तो इसकी तरफ चार्ज रखें, जो थर्ड चार्ज है टेस्ट चार्ज है उसे हम रखेंगे, क्योंकि यहां पे हमने गलत एजम्पशन लिया था 25 कूलम की तरफ हमने रख दिया था, इसलिए इसका आंसर क्या आ रहा है माइनस। जबकि ये पूरा मेथड सही है, आप किसी भी तरफ चार्ज रख के देख सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो आंसर आएगा वो अगर प्लस में आता है तो जहां पे चार्ज रखा हुआ है वो सही है, अगर वो आंसर माइनस में आता है तो हमें उसके अपोजिट में चार्ज रखना होगा, उसकी केवल उसकी डायरेक्शन बदल जाती है, बस वहां पे माइनस का केवल इतना इंडिकेशन होता है बस। तो यहां पे कहने का मतलब जो ये चार्ज है Q0 वो कहां होगा 16 से इधर, मतलब कि 25 कूलम डिस्टेंस चार्ज से 100 डिस्टेंस पर इधर की तरफ। आई होप कि अब आपको पूरी क्लियरेंस हो गई होगी। अब डायरेक्ट मेथड देख लेते हैं कि आपको किस तरह से कंपटीशन एग्जाम में करना है। हमने जैसे आपको फार्मूला भी रिवाइज भी कराया इस लेक्चर में, और प्रीवियस लेक्चर में भी हमने देख रखा था कि जो हमारा अनलाइक चार्जेस के केस में फार्मूला होता है वो क्या होता है R रूट Q अपॉन रूट Q1 माइनस रूट Q2। अब यहां पे जो डिस्टेंस है उनके बीच की 20 है। अगर हम 16 कूलम से डिस्टेंस की बात करें तो क्या हो जाएगा रूट 16 अपॉन रूट 16 माइनस रूट 25, तो ये रूट 16 इक्वल टू 4, और ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 5, तो 24 जा 80, तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई 80, कहां से 16 कूलम चार्ज से। और अगर 25 कूलम चार्ज से बात करें तो क्या हो जाएगा R रूट Q2 यानी 20 रूट 25 अपॉन रूट 16 माइनस रूट 25, 20 इंटू 5 क्या हो जाएगा 100। यहां से भी आप देख सकते हैं कि 25 कूलम से कितनी डिस्टेंस आ रही है 100, और यहां से भी 25 कूलम से कितनी डिस्टेंस आई थी 100।
तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, बस ये याद रखें कि जो ये डायरेक्ट मेथड है इसको आपको कहां यूज करना है, कंपटीशन में, या फिर आंसर चेक करने के लिए कि हमारा जो प्रीवियस मेथड से या बोर्ड वाले मेथड से आंसर आया है वो सही आया है कि नहीं आया है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द वैल्यू नेचर ऑफ चार्ज Q नॉट सो दैट द फोर्स ऑन एनी वन कॉर्नर चार्ज बिकम जीरो। अब यहां पे एनी वन कॉर्नर लिखा हुआ है या सिस्टम लिखा हुआ है, बात एक ही है, क्योंकि ये दोनों चार्जेस क्या है, प्लस Q है, प्लस कैपिटल Q है। तो यहां पे हमें सिस्टम की भी बात कर सकता है या कॉर्नर चार्ज भी। यहां पे आप देख सकते हैं कि एक सिस्टम की बात हो रही है कि ये चार्ज भी स्टेबल होना चाहिए और ये जो कॉर्नर वाला चार्ज है ये भी स्टेबल होना चाहिए। अब ये जो Q नॉट चार्ज है ये प्लस कैपिटल Q और इधर भी प्लस कैपिटल Q है, तो जाहिर सी बात है दोनों लाइक चार्जेस हैं, तो हमें जो थर्ड चार्ज रखना पड़ेगा वो Q नॉट कहां रखना पड़ेगा, इनके मिडिल में, इनको मिलाने वाली लाइन पे बीच में कहीं रखना पड़ेगा। तो हमने यहां पे रख दिया। अब देखते हैं कॉर्नर वाला चार्ज स्टेबल रखना है तो हमें इस चार्ज को क्या करना पड़ेगा, इसका नेचर क्या होना चाहिए और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। एक तो आप ये समझ लो कि जैसे ये जो चार्ज है कैपिटल Q ये भी प्लस है, ये दूसरा वाला चार्ज भी बी पॉइंट पे जो चार्ज है ये भी प्लस है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर हम मान लेते हैं बी कॉर्नर वाले चार्ज की स्टेबिलिटी की बात करते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि लगभग सिमेट्री है। अगर यहाँ पे हम देखें तो Q नॉट की इधर भी प्लस Q चार्ज है और x डिस्टेंस पे इधर भी प्लस Q चार्ज है, तो हम किसी एक कॉर्नर की बात कर लेते हैं। अगर वो चार्ज स्टेबल होगा तो दूसरे कॉर्नर वाला चार्ज भी अपने आप स्टेबल हो जाएगा। तो यहां पे अगर हम बी कॉर्नर वाले चार्ज की बात करें तो ए कॉर्नर वाला चार्ज इसे क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो जाहिर सी बात है अगर हमें इसको स्टेबल रखना है तो जो Q नॉट चार्ज है ये कैसा होना चाहिए, निगेटिव चार्ज, ताकि ये इसको क्या करे, अट्रैक्ट करे और फोर्सेस बैलेंस हो सकें। अगर ये भी प्लस चार्ज होगा तो क्या करेगा, दोनों ही इसको रिपेल करेंगे और स्टेबिलिटी नहीं हो पाएगी। तो यहां पे Q नॉट चार्ज क्या होगा, माइनस का। तो यहां पे हमने Q नॉट को क्या मान लिया, निगेटिव मान लिया। तो ये जो बी कॉर्नर वाला चार्ज है इस पे ए कॉर्नर वाला चार्ज, ए पॉइंट वाला चार्ज किधर लगाएगा, इधर की तरफ फोर्स लगाएगा Fa। ये Fa हो गया, ये इसका रिपल्सन फोर्स हो गया। और ये जो Q नॉट चार्ज है इस कैपिटल Q चार्ज के बी वाले पॉइंट के चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये इधर की तरफ फोर्स हो गया Fc। अब जो Fa की वैल्यू होगी वो क्या होगी, K Q1 Q2, मतलब कि Q1 की वैल्यू भी कैपिटल Q है और Q2 की वैल्यू भी कैपिटल Q है। तो K Q इंटू Q अपॉन, अब इनके बीच की डिस्टेंस अगर हम A से B तक की डिस्टेंस देखें तो टोटल कितना हो गया, x प्लस x 2x, इसलिए यहां पे लिखा गया 2x का होल स्क्वायर। और Fc की वैल्यू ये क्या होगी, K Q इंटू Q नॉट, क्योंकि एक चार्ज कैपिटल Q है एक Q नॉट है, तो K कैपिटल Q इंटू Q नॉट अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, x, तो x का स्क्वायर। अब अगर इस बी वाले सिस्टम वाले चार्ज को स्टेबल होना है तो Fc और Fa क्या होने चाहिए, आपस में इक्वल। तो हमने Fa इक्वल टू Fc कर दिया। तो यहां से इक्वल जब हम करेंगे तो कैपिटल Q और कैपिटल Q दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा, और K ये भी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, नीचे भी एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाएगा, 4x स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो यहाँ पे 4x स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया, K से K कैंसिल हो गया। तो बेसिकली बचा क्या, कैपिटल Q अपॉन 4, यहाँ पे कैपिटल Q अपॉन 4 और यहाँ से केवल क्या बचा, Q नॉट। तो यहां से हम देख सकते हैं जो Q नॉट की वैल्यू आ गई वो कैपिटल Q अपॉन 4 आ गई। ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है और इसका नेचर हमने पहले से ही निगेटिव रख रखा है, पहले से भी हम समझ चुके हैं कि इसका नेचर क्या होना चाहिए, माइनस का, यानी ये निगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू Q नॉट की क्या हो गई, माइनस का Q/4। अब मान लेते हैं कि अगर आपके माइंड में ये चीजें नहीं आती कि हमें Q नॉट को निगेटिव रखना है तो कैसे करेंगे। इसका एक और मेथड देखते हैं, अलग दूसरा मेथड देखते हैं क्या होगा। दूसरे तरीके से क्या करेंगे, अब हम यहां पे कोई एजम्पशन नहीं ले रहे हैं, यहां से हमने पहले कुछ भी सोचना नहीं है कि Q नॉट का नेचर क्या होगा या कैसा होगा, कुछ भी नहीं सोचना है। हमने जस्ट Q नॉट यहां पे रख दिया, मान लेते हैं ये प्लस चार्ज है ऐसे ही। तो जो ये कैपिटल Q है ये भी प्लस चार्ज है, Q नॉट ये भी प्लस चार्ज है, ये भी बी कॉर्नर वाला भी चार्ज ये भी प्लस चार्ज है। तो ए वाला बी वाले को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इधर की तरफ Fa फोर्स लगेगा। अब Q नॉट भी हमने प्लस एज्यूम किया है, तो ये भी बी वाले चार्ज को क्या करेगा, रिपेल। तो दोनों फोर्सेस क्या हो गए, इधर ही हो गए, Fa और Fc।
तो एफ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेम वही के क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 2x, ए और बी के बीच की डिस्टेंस 2x, तो 2x का स्क्वायर, और एफ सी की के क्यू नॉट इंटू कैपिटल क्यू अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है x, तो x का स्क्वायर। अब नेट फोर्स की अगर हम बी पे लगने वाले नेट फोर्स की बात करें तो दोनों एक ही साइड है, तो दोनों फोर्स क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो नेट फोर्स एफ की वैल्यू क्या होगी, एफ ए प्लस एफ सी इधर की तरफ, तो एफ की वैल्यू क्या होगी, के क्यू इंटू क्यू अपॉन 4x स्क्वायर, यानी एफ ए प्लस एफ सी के क्यू नॉट इंटू कैपिटल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। अब अगर बी को स्टेबल रहना है तो इस पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0, यानी ये कैपिटल एफ जो नेट फोर्स आ रहा है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। तो हमने इस टोटल फोर्स को क्या कर दिया, 0 के इक्वल कर दिया। अगर आप दोनों में देखें तो के कैपिटल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू क्या है, कॉमन है, के कैपिटल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इसमें भी है, के कैपिटल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इसमें भी है, तो ये कॉमन हो गया। तो यहां पे भी क्या बचा, कैपिटल क्यू एक बचा रह गया, और एक नीचे क्या बचा 4, तो कैपिटल क्यू अपॉन 4, और यहां से क्या बचा, केवल क्यू नॉट। अब ये कैपिटल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर ये तो 0 हो नहीं सकता, तो हमें ये वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, 0 करनी पड़ेगी। तो कैपिटल क्यू अपॉन 4 प्लस क्यू नॉट की वैल्यू क्या हो गई, 0। यहां से कैपिटल क्यू अपॉन 4 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस का कैपिटल क्यू अपॉन 4। तो यहां से क्यू नॉट की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का कैपिटल क्यू अपॉन 4। आप देख सकते हैं यहां पे डायरेक्ट हमें माइनस निकल के आ रहा है कि क्यू नॉट की वैल्यू क्या है, माइनस का कैपिटल क्यू अपॉन 4। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, और जो हमने प्रीवियस मेथड बताया इस तरह से भी आप सोच सकते हैं कि अगर इसको स्टेबल रखना है तो ये माइनस चार्ज होना चाहिए। दोनों मेथड आपके सही हैं, आप दोनों बोर्ड में यूज कर सकते हैं, कंपटीशन में यूज कर सकते हैं। आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, आगे चलते हैं। करें फाइंड पोजीशन, नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज सो दैट होल सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। अब यहां पे भी आप देख सकते हैं कि होल सिस्टम की बात कर रहा है, कह रहा है कि तीसरा चार्ज हमें कहां रखना पड़ेगा ताकि ये जो पूरा सिस्टम है क्या रहे, स्टेबल रहे। इसे कैसे करेंगे, अब क्योंकि ये लाइक चार्जेस है, आप यहां पे देखें कि दोनों क्या है, प्लस चार्जेस, और हमने आपको बता रखा है कि अगर दोनों लाइक चार्जेस हैं तो जो तीसरा चार्ज है इनको मिलाने वाली लाइन के बीच में ही कहीं रखा जाता है। तो इसलिए हमने यहां पे प्लस 4q और प्लस q इनके बीच में यहां पे एक q नॉट चार्ज रख दिया। अब क्योंकि ये दोनों ही प्लस चार्ज है तो इस चार्ज को हमें क्या मानना पड़ेगा, निगेटिव चार्ज, ताकि ये क्या हो सके, स्टेबल हो सके। जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन पे देखा कि हम पहले से ही इसे निगेटिव मान के चल रहे हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम मान लेते हैं इस प्लस 4q वाले चार्ज की बात करें तो इसको ये प्लस q वाला चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, F1 इधर फोर्स लगाएगा। तो अगर इस फोर्स को बैलेंस करना है तो कोई अट्रैक्शन फोर्स होना चाहिए, तो दूसरी तरफ इसलिए हमने q नॉट को क्या माना, निगेटिव। तो ये माइनस का q नॉट चार्ज इधर की तरफ हो गया जो इस पे F2 फोर्स लगाएगा। तो अगर हम F1 की बात करें तो टोटल इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, k इंटू Q1 मतलब कि प्लस Q, Q2 इंटू प्लस 4Q, तो K Q1 इंटू Q2 अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस टोटल क्या है, R। इनके बीच की टोटल डिस्टेंस क्या है, R, तो R स्क्वायर। तो ये F1 की वैल्यू हो गई, ये Q इंटू Q क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर, तो 4K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। इसी तरह जब हम F2 की वैल्यू निकालेंगे तो हमने एज्यूम करके रखा हुआ है कि यहां से कैपिटल Q से, सॉरी ये प्लस Q से हमने x डिस्टेंस पे यहां पे चार्ज को रखा हुआ है। तो ये जो बची हुई डिस्टेंस हुई ये कितनी हो गई, r माइनस एक्स। F2 की वैल्यू हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, k इंटू 4Q, क्योंकि ये 4Q पे देख रहे हैं Q1 की वैल्यू क्या है, 4Q इंटू Q2 मतलब कि Q नॉट अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, r माइनस एक्स, तो 4K Q इंटू Q नॉट अपॉन r माइनस एक्स का स्क्वायर। अब अगर इस 4Q चार्ज को क्या अगर रहना है, इक्विलिब्रियम में रहना है, तो क्या होगा कि F2 और F1 क्या होने चाहिए, इक्वल। तो यहां से हमने F1 और F2 को आपस में इक्वल कर दिया, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, देखते हैं। F1 की वैल्यू क्या है, 4K इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, और F2 की वैल्यू क्या है, 4K इंटू क्यू नॉट अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां पे देखें अगर हम, तो K और एक Q, यहाँ पे एक Q क्या है, कॉमन है, तो K और Q कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे क्या बचा, 4Q अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे दूसरी साइड क्या बचा, 4Q नॉट अपॉन R माइनस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे 4 और 4 भी क्या है, कॉमन है, कह सकते हैं दोनों में है, तो कैंसिल हो जाएंगे।
या कहें क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देते हैं तो r माइनस एक्स क्या होगा, इधर ऊपर जाएगा और ये 4q क्या होगा, नीचे आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, r माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और इधर 4q नॉट ऊपर था और ये 4q नीचे आ गया डिनोमिनेटर में, ये इधर। तो 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्योंकि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का स्क्वायर है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, r माइनस एक्स अपॉन आर का होल स्क्वायर इक्वल टू q नॉट अपॉन q। स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा तो रूट लग जाएगा, तो r माइनस एक्स अपॉन आर की वैल्यू क्या आ गई, रूट q नॉट अपॉन q। ये मान लेते हैं हमारी पहली इक्वेशन है, ये हमारी पहली इक्वेशन है। हमने एक चार्ज की स्टेबिलिटी केवल देखी है अभी, प्लस 4q। अब इस चार्ज की स्टेबिलिटी अगर हमने देखी है तो बिल्कुल इसी तरह दूसरे कॉर्नर की भी स्टेबिलिटी आ जाएगी। अब हम देख लेते हैं मिडिल वाले चार्ज की स्टेबिलिटी। तो अगर हम मिडिल वाले चार्ज की बात करें तो इस पे q नॉट पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे, एक तो ये 4q चार्ज लगाएगा, इस पे अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव चार्ज, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये इधर की तरफ F4 मान लेते हैं लगा रहा है, और जो ये प्लस q है ये भी इस पे क्या लगाएगा, अट्रैक्टिव चार्ज, क्योंकि ये अनलाइक चार्जेस है। तो मान लेते हैं ये F3 फोर्स इधर की तरफ लग रहा है। तो जो F3 की वैल्यू होगी, यानी ये जो चार्ज प्लस q लगा रहा है, ये क्या हो जाएगा, k इंटू क्यू नॉट अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये हमने एज्यूम कर रखी है x, तो x स्क्वायर। और इसी तरह जो F4 है ये दूसरी तरफ वाला, तो ये क्या हो जाएगा, k इंटू क्यू, मतलब कि ये 4q, k इंटू 4q इंटू ये q नॉट अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, r माइनस एक्स, तो r माइनस एक्स का स्क्वायर। तो अगर अभी मिडिल वाले चार्ज ये जो q नॉट है माइनस का, इसको भी स्टेबल रहना है तो F3 और F4 क्या होना चाहिए, इक्वल। यहां से हमने F3 और F4 को क्या कर दिया, इक्वल। तो F3 की वैल्यू क्या है, k q इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, k इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, और F4 की वैल्यू क्या है, k इंटू 4q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम देखें k q इंटू क्यू नॉट, ये टोटल चीजें क्या है, कॉमन है, इधर भी है और इधर भी है, तो दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, k q इंटू क्यू नॉट, k q इंटू क्यू नॉट। तो यहाँ पे क्या बचा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा, 4 अपॉन आर माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आर माइनस एक्स का स्क्वायर इधर जाएगा और ये 1 क्या होगा, इधर दूसरी तरह साइड आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो ये क्या बन गया, आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन 1। अब क्योंकि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में यहाँ पे दोनों पे स्क्वायर है तो हमें यहाँ पे क्या ले सकते हैं, होल स्क्वायर, आर माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। तो ये स्क्वायर हटेगा, दूसरी साइड जाएगा, क्या बनेगा, रूट बन जाएगा। तो आर माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू रूट 4 या कहें 2। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो r माइनस एक्स की वैल्यू इधर x से मल्टीप्लाई होकर क्या हो गई, 2x, r माइनस एक्स इक्वल टू 2x। अब ये माइनस का x दूसरी साइड जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस का x, तो r इक्वल टू 2x प्लस का x इक्वल टू 3x। तो यहां से हम कह सकते हैं जो x की वैल्यू है वो ये 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो r अपॉन 3। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू r अपॉन 3। अब देखिए हमने पहले इक्वेशन क्या बना रखी थी, यहाँ पे r माइनस एक्स अपॉन आर इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन क्यू। तो यहां पे हम जो x की वैल्यू निकाली है हमने वो पुट कर देते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। तो यहां पे हमने वैल्यू पुट कर दी x की जगह, जो हमारी पहली इक्वेशन थी, यहां पे आप देख सकते हैं r माइनस एक्स अपॉन आर इक्वल टू रूट क्यू नॉट अपॉन क्यू। तो इसमें हमने वैल्यू x की जगह पुट कर दी r अपॉन 3, क्योंकि यहां पे हमने x की वैल्यू निकाल रखी है r अपॉन 3। तो ये क्या हो जाएगा, r माइनस आर अपॉन 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3r माइनस आर क्या होगा, 2r, यानी 2r अपॉन 3 अपॉन r का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन क्यू। अब ये हम x की जो वैल्यू निकल रही है, x इक्वल टू r अपॉन 3, ये हम अपनी पहली इक्वेशन में रख देते हैं। इसमें ध्यान रहे, r माइनस एक्स अपॉन आर, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन क्यू। यहाँ पे जो x दिख रहा है इसी के जगह हम क्या रखेंगे, r अपॉन 3। तो ये क्या बन जाएगा, r माइनस आर अपॉन 3 अपॉन r का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन क्यू। तो ये क्या बन गया, r माइनस आर अपॉन 3 अपॉन r का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन क्यू। यहां से 3 जब हम इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 3r माइनस आर क्या हो जाएगा, 2r अपॉन 3 अपॉन r का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन क्यू। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, अब देखते रहिए। तो यहां से एक चीज देख लेते हैं कि ये r से r क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये r से r क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहां पे केवल क्या बचा, 2 अपॉन 3 का होल स्क्वायर।
तो ये क्या हो गया 2/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन क्यू। तो ये 2/3 का होल स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं 4/9 इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन क्यू। तो क्यू नॉट यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्यू क्या होगा दूसरी साइड मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 4/9 क्यू। तो जो हमारी क्यू नॉट की वैल्यू है ये क्या आ गई 4/9 टाइम्स द क्यू। अब हमने क्यू नॉट को निगेटिव पहले से ही एज्यूम कर रखा है तो इसलिए क्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी माइनस का 4/9 क्यू। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्यू नॉट की वैल्यू क्या आ रही है माइनस का 4/9 क्यू। आप यहां से डायरेक्ट भी कर सकते हैं जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि यहां से आपको क्यू नॉट को केवल प्लस मान लेते हैं, ऐसे ही सॉल्व करना है। 4Q पे लगने वाले फोर्स की दोनों तरफ लगाएंगे और नेट फोर्स F1 प्लस F2 को 0 करेंगे तो ये डायरेक्ट वैल्यू क्यू नॉट की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 4Q/9। यहां से डायरेक्ट आपको माइनस मिल जाएगा, आपको माइनस एज्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पे हम एक और मेथड की बात करें जो हमने यहां पे यूज किया है मिडिल चार्ज की स्टेबिलिटी। इसका तो हमने फॉर्मूला निकाल रखा है कंप्यूटेशन पर्पस में यूज करने के लिए या आंसर चेक करने के लिए। तो यहां से अगर हम क्यू नॉट की स्टेबिलिटी की बात करें कि ये कहां पे होना चाहिए, इसकी डिस्टेंस कहां पे होनी चाहिए, तो इसका डायरेक्ट मेथड से भी हम यहां पे निकाल सकते हैं कि अगर हम यहां से डिस्टेंस निकालें Q1 से डिस्टेंस निकालें तो क्या होगा R√Q1/√Q1 प्लस √Q2। क्योंकि ये लाइक चार्ज है तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा यहां पे प्लस। तो ये क्या हो जाएगा R√Q/√Q और प्लस √4Q। तो यहां से √4Q की जगह हम क्या कर सकते हैं 2√Q। √Q प्लस 2√Q टोटल कितना हो जाएगा 3√Q। √Q से √Q कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी R/3। या कहें कि ये Q से जो डिस्टेंस है ये कितनी आ गई R/3। अब इस R/3 को आप डायरेक्ट पहले इक्वेशन में पुट करके क्यू नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप इस तरह से भी कर सकते हैं और या फिर यहां पे जैसे हमने क्यू नॉट को स्टेबलाइज किया है F3 F4 को निकाल के इस तरह से भी आप कर सकते हैं। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 23 है ये। फाइंड पोजीशन नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्थ चार्ज सो दैट होल सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। तो ये हमें एक सिस्टम दिया गया है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके तीनों कॉर्नर पे कैपिटल क्यू चार्ज रखे हुए हैं और जो इनके बीच की डिस्टेंस है वो क्या है a है। तो कह रहा है एक चौथा चार्ज कहां पे रखा जाए, फोर्थ चार्ज कहां पे रखा जाए ताकि ये सिस्टम क्या हो स्टेबल हो। तो हमें फोर्थ चार्ज कहां पे रखना होगा अगर आप ध्यान से सोचें तो अगर यहां पे रखेंगे तो भी स्टेबल नहीं होगा, यहां पे रखेंगे मतलब कि इस जो ट्रायंगल है इसके बाहर कहीं भी स्टेबल नहीं होगा अगर हम फोर्थ चार्ज को रखेंगे। तो हमें फोर्थ चार्ज को कहां पे रखना पड़ेगा इसके सेंट्रॉइड में, बिल्कुल यहां पे ट्रायंगल के बीच में रखना पड़ेगा ताकि ये सभी स्टेबल रहें। अब ये सारे चार्जेस कैसे हैं प्लस के हैं तो जाहिर सी बात है जो हमें फोर्थ चार्ज रखना पड़ेगा वो क्या होगा माइनस का रखना पड़ेगा। या आप प्लस का भी एज्यूम करके नेट फोर्स 0 करके निकाल सकते हैं। यहां पे हम पहले से ही एज्यूम कर ले रहे हैं कि फोर्थ चार्ज क्या है माइनस चार्ज है जो हम इसके सेंट्रॉइड पर रख रहे हैं। तो रख देते हैं। तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके तीनों कॉर्नर पे कैपिटल क्यू चार्जेस हैं। यहां पे हम इसके सेंट्रॉइड में एक चार्ज रख देते हैं क्यू नॉट। अब ये जो चार्ज क्यू नॉट है ये क्या है सेंट्रॉइड पे, तो मान लेते हैं इसको जो मिलाने वाली ये लाइन है AD है। तो ये जो D है ये क्या होगा AD क्या होगा इसका मीडियन होगा ट्रायंगल का। तो ये जो डिस्टेंस है BD ये कितनी होगी a/2। यहां से हम इस डिस्टेंस को निकालते हैं, AD डिस्टेंस को निकालते हैं तो क्या होगा ये क्या ट्रायंगल है एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया BABD। ये क्या हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहां से जो AB का स्क्वायर होगा वो क्या होगा BD² प्लस AD²। तो AB² इक्वल टू BD² प्लस AD²। यहां पे जो AB की वैल्यू है वो क्या है A है तो A² इक्वल टू BD की वैल्यू क्या है a/2। तो a/2 का स्क्वायर प्लस AD ये हमें निकालना है तो AD का स्क्वायर। तो यहां पे क्या हो जाएगा a/2 का होल स्क्वायर मतलब a²/4। दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का a²/4। यहां पे एलसीएम क्या होगा 4 तो 4a² माइनस a²। टोटल क्या आ गया 3a²/4। इस AD² की वैल्यू कितनी आ गई 3a²/4। तो अगर हम AD की वैल्यू ये जो AD है इसकी वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा तो रूट बन जाएगा तो √3a/2।
ए स्क्वायर में से ए बाहर आ गया, 4 में से 2, तो जो AD की वैल्यू है वो कितनी आ गई, √3a/2। अब आपको मैथ में ये पढ़ाया जाता है कि जो सेंट्रॉइड होता है, यानी ये जो यहां पे जो चार्ज Q0 रखा हुआ है, ये इस AD को 2:1 में डिवाइड करेगा। मतलब कि ये जो डिस्टेंस AO है ये 2 है, और ये OD जो है ये क्या है, 1 है। तो AO और OD का जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा। अगर आपको नहीं पता तो आप याद कर लीजिए कि जो सेंट्रॉइड है वो मीडियन को क्या करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। तो अगर हम यहां पे AO की बात करें, ये क्या है, पूरे डिस्टेंस का कह सकते हैं 2/3, क्योंकि ये 2 है और ये 1 है, तो टोटल कितना हो गया, ये टोटल 3 हो गया AD। तो ये कह सकते हैं जो AO है ये क्या हो गया, 2/3 ऑफ AD। तो AD की वैल्यू क्या है, √3a/2, यहां से 2 से 2 कैंसिल, तो AO की वैल्यू क्या आ गई, √3a/3, या कहें a/√3, या ये जो AO है ये कितना आ गया, a/√3। अब देखते हैं कि जो A कॉर्नर पे चार्ज है इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। क्योंकि ये बिल्कुल सिमेट्री है, ये क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, किसी एक कॉर्नर पे चार्ज को अगर हम स्टेबल कर दें तो बिल्कुल उसी तरह से सारे कॉर्नर के चार्ज क्या हो जाएंगे, स्टेबल। तो यहां पे ए कॉर्नर वाले पर चार्ज की अगर हम फोर्स की बात करें, ए कॉर्नर पे जो चार्ज रखा हुआ है इस पे लगने वाले फोर्स की बात करें तो कौन कौन से फोर्स लगेंगे। मान लेते हैं यहाँ जो चार्ज हमने Q0 रखा हुआ ये प्लस का है, अभी यहाँ पे हम इसे प्लस एज्यूम करके रख रहे हैं, आगे बाद में देखेंगे हम इसका आंसर डायरेक्ट माइनस में आएगा, जैसे हमने पहले क्वेश्चंस में देखा हुआ है। तो अब उसी मेथड से डायरेक्ट हम कर रहे हैं। यहां पे हम Q0 को माइनस नहीं मान रहे हैं, निगेटिव पहले से ही लेकर नहीं चल रहे हैं। तो ये जो B कॉर्नर वाला चार्ज है A कॉर्नर वाले चार्ज को रिपेल करेगा तो इधर की तरफ कुछ फोर्स लगेगा। तो ये जो B कॉर्नर वाला चार्ज है ये A कॉर्नर वाले पे इधर की तरफ कुछ फोर्स लगाएगा, इसको रिपेल करेगा। इसी तरह C कॉर्नर वाला चार्ज भी Q पे फोर्स लगाएगा, इसको रिपेल करेगा, इधर की तरफ कुछ फोर्स लगेगा। और ये जो Q0 है इसको भी हमने क्या मान रखा है, प्लस का, तो ये भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा और इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ऊपर की तरफ। तो जो ए कॉर्नर पे कह सकते हैं बेसिकली जो सारे लगने वाले फोर्सेस हैं वो इस तरह से हैं। इधर लग रहा है FBC, यानी इस पे जो ये चार्ज बी वाला चार्ज फोर्स लगा रहा है इधर की तरफ, और इसी तरह सी वाला चार्ज इधर की तरफ लगा रहा है FAC, और ये जो Q0 चार्ज है या टेस्ट चार्ज है ओ पे जो रखा हुआ है इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है FOA। तो ए कॉर्नर पे टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं, 3 फोर्स, FBC, FOA, FAC। तो यहां पे अगर हम FAC की बात करें, यानी ए कॉर्नर वाले मतलब कि ए कॉर्नर वाले पे जो सी कॉर्नर के द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है, तो क्या होगा, KQ1Q2/R²। तो KQ1 मतलब कि कैपिटल Q, तो K कैपिटल Q इंटू Q/A², तो KQ²/A²। इसी तरह FBC की अगर हम बात करें तो ये भी क्या होगा, K इंटू कैपिटल Q/A², क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस क्या है A, तो K कैपिटल Q²/A²। और इसी तरह FOA, अब यहां पे क्या होगा, KQ0, क्योंकि ये चार्ज क्या है Q0 इंटू कैपिटल Q, यहां पे A वाले कॉर्नर पे जो चार्ज है वो क्या है, कैपिटल Q, तो क्या होगा KQ0 इंटू कैपिटल Q, और इनके बीच की डिस्टेंस AO हमने कितनी निकाल रखी, A/√3, तो A/√3 का स्क्वायर। तो A/√3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे ये क्या बनेगा, A²/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, 3Q0 इंटू कैपिटल Q/A²। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। अब आगे नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हमें 3 फोर्सेस मिल गए, FAB, FAC और FOA। यहां पे हम FAB और FAC का रिजल्टेंट निकालते हैं, देखते क्या आता है, FAB और FAC का रिजल्टेंट। अब वेक्टर में आपको पढ़ाया गया है, क्लास 11th वेक्टर में आपको पढ़ाया गया है किसी 2 वेक्टर का रिजल्टेंट किस तरह से निकालते हैं, क्योंकि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो 2 वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं हम, रूट पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड
इंटू कॉस ऑफ थीटा बिटवीन देम, उनके बीच के एंगल का कॉस थीटा। अब यहां से आप ध्यान से अगर समझें तो ये जो ट्रायंगल है ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इनके बीच का सारा एंगल क्या होगा 60 डिग्री। तो यहां 60 डिग्री है तो ये भी एंगल क्या होगा ऊपर वाला, ये भी 60 डिग्री। तो यहां से जो FAC और FAB के बीच का एंगल आ गया वो 60 डिग्री आ गया। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा ये किधर आएगा, इनके बीच बिल्कुल बीच में यहां पे, क्योंकि दोनों फोर्सेस क्या है बिल्कुल बराबर हैं। इनकी जो मैग्नीट्यूड है दोनों का क्या है K इंटू कैपिटल Q अपॉन A स्क्वायर, दोनों बिल्कुल इक्वल है मैग्नीट्यूड में। तो जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, बिल्कुल इनके मिड में आएगा, यानी FOA की तरफ आएगा, इधर की तरफ। और कितना आएगा ये देख लेते हैं। तो FAB का स्क्वायर यानी K कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, इसी तरह FAC का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, दोनों इक्वल है तो इनका क्या होगा स्क्वायर बन जाएगा, KQ स्क्वायर इंटू A स्क्वायर इंटू कॉस 60 की वैल्यू क्या होगी 1/2। तो यहां से 2 और 2 ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखें क्या आ गया, ये और ये तीनों क्या है एक जैसे हैं, KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, टोटल मिलके क्या हो गया 3KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, इसका पूरा होल स्क्वायर। अब ये पूरा होल स्क्वायर है तो ये इसमें से KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर बाहर आ गया, लेकिन √3 ये 3 का क्या बच गया √3। अगर हम टोटल फोर्स की अब बात करें तो इन दोनों का रिजल्टेंट आ चुका है F डैश, जो FO की साइड ही है, FOA की साइड ही है। तो टोटल फोर्स कितना हो गया F डैश प्लस FOA, F डैश प्लस FOA। तो अगर हमें इस चार्ज को स्टेबल रखना है, यहाँ पे A कॉर्नर वाले चार्ज को स्टेबल रखना है, जो यहाँ पे चार्ज है, क्योंकि इसी पे हम फोर्स निकाल रहे थे, इसको अगर स्टेबल करना है तो हमें नेट फोर्स को क्या करना पड़ेगा 0। तो नेट फोर्स को हमने क्या कर दिया 0। यहां से FOA की वैल्यू क्या है हम पहले ही निकाल चुके हैं, यहां पे FOA की वैल्यू क्या है 3Q0 इंटू Q अपॉन A स्क्वायर। तो ये क्या रख दिया हमने FOA की वैल्यू 3KQ0 इंटू Q अपॉन A स्क्वायर। और जो F डैश है, ये F डैश जो इनका रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू क्या आई है √3KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, √3KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ये जो टोटल रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है इसको हमने 0 कर दिया। तो यहां पे देखिए हम KQ अपॉन A स्क्वायर क्या है कॉमन है, तो ये बाहर आ गया KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। तो यहां पे क्या बचा है केवल √3 और एक Q यहां से बचा रह गया, और यहां पे क्या बचा 3Q0। अब ये वैल्यू तो 0 हो नहीं सकती, तो ये पूरे ब्रैकेट वाली वैल्यू को हमें क्या करना पड़ेगा 0 करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया √3 कैपिटल Q प्लस 3Q0 इक्वल टू 0। यहां से Q0 की वैल्यू क्या आएगी, ये 3Q √3Q उधर जाएगा तो माइनस का √3Q, और ये 3 क्या होगा डिवीजन में आ जाएगा डिनोमिनेटर में। यहां से 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो एक √3 से एक √3 कैंसिल हो गया। तो जो Q0 है उसकी वैल्यू क्या आ गई माइनस का Q अपॉन √3। तो जो फोर्स चार्ज है वो पहली बात क्या होना चाहिए निगेटिव, यहां पे हम पहले से ही निगेटिव मान के नहीं चल रहे थे, डायरेक्ट इसका आंसर क्या आया निगेटिव आया है। और उसका जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कैपिटल Q बाई √3 के बराबर होना चाहिए, तब जो पूरा ये सिस्टम है ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या होगा स्टेबल होगा। आई होप कि अब आपको स्टेबिलिटी अच्छे से समझ में आ गई होगी कि पूरे सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या होती है और एक चार्ज की स्टेबिलिटी क्या होती है। बेसिकली सिस्टम में भी हमें अगर सिमेट्री है तो केवल एक चार्ज की स्टेबिलिटी ही देखनी पड़ती है, लेकिन अगर सिमेट्री नहीं है तो हमें सारे चार्ज की स्टेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। लेकिन अभी आपके लेवल पर आपको केवल सिमेट्री वाली ही स्टेबिलिटी दी जाएगी, तो बेसिकली आपको किसी एक कॉर्नर पे स्टेबिलिटी चेक कर लेनी है। और जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था तो कई बार आपको यहाँ पे मिडिल चार्ज की स्टेबिलिटी भी चेक करनी पड़ सकती है, जैसे इसमें हमने यहाँ पे मिडिल चार्ज और कॉर्नर चार्ज दोनों की स्टेबिलिटी चेक की थी, उसके हिसाब से 2 इक्वेशन बने थे, तब हमें उसकी वैल्यू निकल के आई थी। तो अगर आपको एक इक्वेशन में काम हो जाता है तो आपको एक ही कॉर्नर पे स्टेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको 2 चार्ज की स्टेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। जिससे यहाँ पे हमने किसी केवल एक कॉर्नर पे ए वाले कॉर्नर पे चार्ज की स्टेबिलिटी निकाल ली है। आप यहाँ पे जो यहाँ पे सेंट्रॉइड पे चार्ज Q0 रख रहे हैं इसकी भी स्टेबिलिटी निकाल सकते हैं, लेकिन ये सिमेट्री की वजह से क्या होगा स्टेबल होगा, इसलिए हम इसकी स्टेबिलिटी यहाँ पे नहीं निकाल रहे हैं। केवल एक कॉर्नर की स्टेबिलिटी से हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम क्या है स्टेबल है। सर मेरा एक डाउट है। हाँ बोलो। सर बोर्ड में क्वेश्चन सिस्टम की स्टेबिलिटी पर आएगा या पॉइंट चार्ज की स्टेबिलिटी पर? बोर्ड में क्वेश्चन पॉइंट और सिस्टम दोनों की स्टेबिलिटी पर आ सकते हैं,
लेकिन अगर सिस्टम की स्टेबिलिटी पर क्वेश्चन होगा तो वो सिमेट्रिकल क्वेश्चन होगा, मतलब कि किसी सिमेट्री से रिलेटेड होगा, जैसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, रेक्टेंगल या स्क्वायर, तो वहां पे भी आपको सिर्फ एक कॉर्नर की स्टेबिलिटी चेक करनी होगी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं सिस्टम से रिलेटेड स्टेबिलिटी से, और उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। जो पहला पॉइंट है वो ये है कि अगर Q1 और Q2 दोनों लाइक चार्जेस हैं और इक्वल मैग्नीट्यूड में है, मतलब कि दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड है Q1 और Q2 का, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के लाइक चार्जेस हैं, तो जो तीसरा चार्ज है वो इनके बिल्कुल मिडिल में रखना पड़ेगा स्टेबिलिटी के लिए। यानी Q0 कोई भी एक चार्ज है, हम उनके बिल्कुल मिडिल में रख देंगे तो वो क्या होगा, स्टेबल होगा। तो दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जो न्यूट्रल पॉइंट होता है, मतलब कि ऐसा पॉइंट जहां पे तीसरे चार्ज को रखने पर वो स्टेबल होता है, वो चार्ज के नेचर पे डिपेंड नहीं करता, चाहे तो वहां पे हम प्लस चार्ज रखें चाहे माइनस चार्ज रखें, दोनों ही केस में वो क्या होगा, स्टेबल होगा। थर्ड पॉइंट है कि मान लेते हैं हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2। अगर Q2 मैग्नीट्यूड में बड़ा है तो उसकी डिस्टेंस जो है वो टेस्ट चार्ज से ज्यादा बड़ी होगी। जो चार्ज जितना बड़ा होगा टेस्ट चार्ज से उसकी डिस्टेंस उतनी ही बड़ी होगी या उतनी ही ज्यादा होगी। फोर्थ पॉइंट क्या है, अगर और Q1 और Q2 दोनों अनलाइक चार्जेस हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि अगर हमारे पास जो सिस्टम है, हमारे पास दो चार्जेस जो हैं वो इक्वल मैग्नीट्यूड में है और अनलाइक चार्जेस हैं, ऐसे केस में उनका न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो क्या होगा, इनफाइनाइट पर। इस केस में यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे माइनस Q1 चार्ज है, इस केस में क्या होगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है और अनलाइक चार्जेस है, तो इनका जो न्यूट्रल पॉइंट होगा इनफाइनाइट पे होगा, या कह सकते हैं नहीं होगा। अगला पॉइंट क्या है कि अगर हमारे पास Q1 और Q2 क्या है, अनलाइक चार्जेस हैं, तो ऐसे केस में जो थर्ड चार्ज है वो कहां रखा जाएगा, उस चार्ज की तरफ जिसका मैग्नीट्यूड छोटा हो। जैसे यहां पे Q1 अगर छोटा है तो जो Q0 चार्ज है वो किधर होगा, Q1 की तरफ होगा। तो ये सारे पॉइंट्स है स्टेबिलिटी से रिलेटेड, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ये जो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम है ये मैंने आपको पहले भी बताया, ये बोर्ड का सिलेबस नहीं है, इसे हम इस चैप्टर के लास्ट में देखेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा अगला टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होते हैं, अगर दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस को, मतलब कि ऐसे दो चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल हो लेकिन उनकी पोलैरिटी क्या हो, अपोजिट हो, एक प्लस हो तो दूसरा माइनस हो, अगर उन्हें एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पे सेपरेट करके रख दिया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं, 2D, 2 टाइम्स ऑफ द D। यहां पे 2D का क्या मतलब है, इसे हम 2D क्यों लिखते हैं, इन द केस अगर हमें कैलकुलेशन करनी होती है तो हम सारे डिस्टेंस डाइपोल के केस में कहां से लेते हैं, सेंटर से। तो अगर हम 2D डिस्टेंस लेते हैं तो सेंटर से किसी चार्ज की डिस्टेंस देखना हमारे लिए D होगा, किसी चार्ज की सेंटर से डिस्टेंस क्या होगी, D। तो उस समय कैलकुलेशन क्या होगी, आसान होगी। बट इन द केस अगर हम दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस D लेते हैं और सेंटर से कैलकुलेशन करते हैं किसी थर्ड चार्ज के रिस्पेक्ट में, जैसे यहां पे मान लेते हैं ये थर्ड चार्ज है Q0, यहां से इसके रिस्पेक्ट में जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो सेंटर से करेंगे, तो हमें ये जो चार्ज की डिस्टेंस वो क्या लेनी पड़ेगी, D/2, और कैलकुलेशन क्या होगी, कॉम्प्लिकेटेड। इसलिए इस पूरी डिस्टेंस को ही, दो चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है उससे हम क्या एज्यूम करते हैं, 2D। आपको ये ध्यान में रखना है। अगर आपको केवल डायरेक्ट चार्जेस के बीच की डिस्टेंस दी होगी क्वेश्चन में, तो आप ये मान के चलेंगे कि आपको 2D दिया गया है। यहां पे कई बार बच्चे गलती करते हैं, वो केवल D लिख देते हैं उस वैल्यू को। एक्सियल पॉइंट एंड इक्वेटोरियल पॉइंट। किसी डाइपोल का एक्सियल पॉइंट क्या होता है और इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है। जैसे मान लेते हैं ये हमारा डाइपोल है, ये दो चार्जेस रखे हुए हैं, ये क्या है, डाइपोल, एक प्लस Q एक माइनस Q। एक्सियल पॉइंट क्या होता है और इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये एक डाइपोल है, एक यहां पे प्लस Q चार्ज है, यहां पे माइनस Q चार्ज है, एक फिक्स डिस्टेंस पर इन्हें रखा गया है। तो जो इसका एक्सियल पॉइंट होगा, एक्सियल पॉइंट कहने का मतलब कि इन दोनों चार्जेस को जो मिलाने वाली लाइन है, इस पर कहीं भी हम पॉइंट ले लें उसे क्या बोलते हैं, एक्सियल पॉइंट। जैसे ये इन दोनों को मिलाने वाली ये लाइन है, तो यहां पे ये जो पॉइंट A है, B है, C है, D है, ये सारे के सारे पॉइंट क्या है, एक्सियल है। यानी इनको मिलाने वाली जो एक्सिस पे पॉइंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्सियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है कि इनको मिलाने वाली जो लाइन है उसका हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं।
इनको जो ये जो डाइपोल है, इनको जो ये मिलाने वाली लाइन है, इसका हमने क्या बनाया, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। और इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जो पॉइंट होते हैं, जैसे ए बी सी, इस केस में ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट्स। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सियल पॉइंट क्या होता है, इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आज आपको वेबसाइट पर जाकर क्वेश्चन शीट सेकंड सॉल्व करनी है। वेबसाइट आपको पता होगा, जीट फाउंडेशन प्लानर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। वहां पे आके आपको अपनी क्लास पर जाना है और सब्जेक्ट चूज करके आपको अपनी चैप्टर पर जाना है। वहां पे आपको क्वेश्चन शीट पर क्लिक करेंगे तो आपको क्वेश्चन शीट मिल जाएगी। वहां से आपको शीट सेकंड सॉल्व करनी है। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करें या आप हमारे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज पर भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।